पिछले घंटे में हम बात कर रहे थे और वी जस्ट कैन नॉट गेट ओवर व्हाट हैपेंड इन सवात। हम समझने की कोशिश करें और हम एक्चुअली चाहते हैं कि जो हुकाम है, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, हालांकि अपने आप को रिस्पॉन्सिबल माने या ना माने, क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इसको और क्या उससे कुछ सीख रहे हैं, कुछ तब्दीलियां आ रही हैं कि नहीं। एक दफ़ा फिर आपको बताएं कि दरिया सवात ने 17 अफराद को नहीं डुबोया, उन बेचारों को हुक्मरानों, सरकारी बाबुओं और रेस्क्यू इदारों की गफलत ने डुबोया है। और ये हम पहले दिन से कह रहे हैं बिकॉज दे हैड अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब कि कोई डूबता है ना तो इस तरह डूबता है, ये लिटरली एटलीस्ट घंटा 1.5 घंटे 2 घंटे तक तो ये इंतजार में आ रहे हैं, जा रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं, छोटी गाड़ी में आ रहे हैं, रस्सी लेके आ रहे हैं, रस्सी लेके आ रहे हैं। जो लोग पूछे हैं रस्सी का क्या करें तो कहते हैं हमें तो नहीं पता, हमारे पास तो सिर्फ ये रस्सी है। चले जाते हैं, वापस एक और गाड़ी आती है जो एम्बुलेंस टाइप बड़ी गाड़ी होती है, शायद लाशें निकालने के लिए आए थे। वो कहते हैं जी आपके पास क्या है, कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है। मतलब एम्बुलेंस आ गई है, which makes you wonder कि वो प्रिपेयर्डनेस किस चीज की थी। ऑब्वियसली आपने बचाना था ना किसी को जो पानी में फंसा हो, तो किस तरह बचाना था जो पानी में फंसा हो। मतलब तीर से ही अगर वो रस्सी फेंकने की कोशिश कर जाते तो शायद पहुंच जाते। मतलब कोशिश तो नजर आती और टाइम था। ये भी हो ना कि ये इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स ये चीजें हो रही हों कि टाइम नहीं मिला सोचने का भी। देयर वाज अ लॉट ऑफ टाइम और इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए ज्यादा तकलीफ भी होती है इस सानिया के पे बात करके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और इसके जिम्मेदार इदारे अब लाख जवाब पेश करते हैं, लेकिन ये सानिया उस वक्त तक इनका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक लोगों को यकीन नहीं आ जाता कि हाँ अब हुकूमत ने इतने इंतजामात कर लिए हैं कि ऐसा दिलखराश वाकया दोबारा नहीं होगा। अदालतें भी जिम्मेदारों से हिसाब मांग रही हैं, मांगती रहेंगी। कल पेशावर हाई कोर्ट में सानिया सवात से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत हुई। चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम ने एतराफ़ किया कि सानिया में मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आई है। अदालत ने हुक्म दिया कि गफलत बरतने वालों की जल्द निशानदेही करें, रिपोर्ट जमा कराएं। कल उस दुखी बाप की आहुजारियां भी सामने आईं जिसने एक बार फिर पूरी कौम को, जो भी दर्द दिल रखता है ना, दर्द दिल क्या दिल भी रखता है ना अगर, तो आप लरस जाएं। ये कयामत का मंजर हो सकता है किसी भी बाप के लिए कि वो सामने बैठा है और आपको पता है फादर्स आर सो प्रोटेक्टिव अबाउट देयर चिल्ड्रन, लेकिन वो सामने बैठा हुआ है और वो कुछ नहीं कर सकता। 2 बेटियां और उसका एक भांजा, और जिस तरह वो तड़प रहा था, मतलब आर वी शोइंग और नॉट शोइंग? बिकॉज़ I don't think I can watch it again though. मैंने 11:22 को कॉल किए और वो था 10:03। जब उनसे मैंने कॉल पे बात की तो उन्होंने मुझे जवाब दिए कि घंटा से पहले या घंटा तकरीबन हो गए कि आपकी तरफ गाड़ी निकली हुई है। मैंने बता दिया कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, दाएं बाएं मैंने देख लिया कि लेकिन कोई गाड़ी नहीं आई है। फिर वहाँ से मैं भागकर आया हूँ और अपने बच्चों की तरफ देखता रहूं, लेकिन मैं देख नहीं सकता था क्योंकि मेरे बच्चे इस हालत में खड़े थे कि मैं उनकी तरफ देख ही नहीं सकता था। उसके बाद फिर मैं बाहर आया हूं, इतने में गाड़ी आई है और जब गाड़ी के पास में भागकर गया हूं तो उन्होंने एक ही रस्सा निकाल दिए। वो रस्सा मैंने उनके साथ खुद ही गाड़ी से निकाले और जब दरिया के किनारे पर लेकर आए उसी रस्से को हमने बिछा दिए। इनसे मैंने पूछे हाँ भाई अभी क्या करना है? उन्होंने कहा कि इस रस्से के अलावा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो मैंने उनको बताया ये इस रस्से से क्या कर रहे हैं? वो कहते कि बस यही लेकर आए और कुछ नहीं है। और हम कुछ करते, वो गाड़ी चली गई है, रस्सा छोड़ के गाड़ी चली गई है। फिर मैं वहाँ पे भागता हुआ कभी किसके पास जाता रहूँ, कभी किसके पास जाता रहूँ, कभी 11:22 को कॉलता रहूँ, लेकिन 11:22 का नंबर मिल ही नहीं रहा था। तकरीबन आधा घंटे के बाद एक और गाड़ी आई है, बड़ी गाड़ी थी। जब वहाँ मैं भाग कर गया हूँ तो उनसे पूछे हाँ भाई ये अभी जल्दी करो, मैं आप लोग के साथ ये सामान निकाल तो क्या कुछ लेकर आए हो? उन्होंने कहा हम कुछ नहीं लेकर आए। मैंने बोला कोई किश्ती, कोई फील्ड जैकेट, कोई ना कोई तो लेकर आए हो। कहते कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो मैंने बोला फिर किस लिए आए हो? फिर आप लोग भी आओ, जिस तरह मैं बेदर्दी से रो रहा हूँ, बेदर्दी से देख रहा हूँ, तो आप लोग भी उसी तरह देखो ना। स्वात के लोग सारे के सारे मेरे गम में, मेरे दर्द में शरीक थे, लेकिन जिस तरह एक बेचारा बाप अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता था। 12 बजे तक मैं अपने बच्चों को पानी में तड़पता हुआ देख रहा था, लेकिन कोई बंदा मेरी मदद के लिए नहीं आए। इसी तरह मेरे साथ सियालकोट वाली फैमिली का भी एक बंदा बाहर था, वो भी बेचारा रो रो के जमीन को सर मार के चिल्ला रहा था, लेकिन उस वक्त स्वात में कोई बंदा हमारे पास नहीं आया कि हमारी मदद कर सके। सियालकोट वाली फैमिली
एक एक करके 10 के 10 बंदे बह गए। उफ, बड़ा मुश्किल है। मतलब ये अच्छा, जिस दिन चलते फिरते 12 इंसानी वजूद दराए सवात में लाशों की सूरत बह गए थे, जिसमें एक बच्चे की लाश अब तक मिली भी नहीं है। बाय द वे, उस दिन भी सवालात उठे थे कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर कहाँ है, वो किधर था उस वक्त? घंटों थे भाई, देयर वाज अ लॉट ऑफ टाइम। वो मदद को क्यों नहीं आया? और कल जब खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ और सूबाई चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह उसी हेलीकॉप्टर के जरिए सवात पहुंचे, तो व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट? वो सवाल तो बन रहे थे ना कि ये तब जब जरूरत थी, तो तब ये हेलीकॉप्टर क्या था, कहाँ था? कहता हूँ हेलीकॉप्टर तो बहुत बड़ी चीज है हुमा। मतलब मैं उनके पास एक रस्से के अलावा और कुछ नहीं, लाइफ जैकेट नहीं थी उनके पास, वो फ्लोट्स नहीं थे कि अगर बह भी जाते हैं, कुछ नहीं था। अच्छा, ये देखिए उनका क्या कहना था। बिल्कुल, हम हेलीकॉप्टर ही के जरिए पहुंचे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्वात का जो वाकया हुआ था वो एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया था। हेलीकॉप्टर के बारे में बहुत ज्यादा ये बात की जाती है कि हेलीकॉप्टर क्यों नहीं पहुंचा। हेलीकॉप्टर जिसमें हम आए हैं, ये छोटा हेलीकॉप्टर है, ये रेस्क्यू का हेलीकॉप्टर नहीं है। आपको अच्छी तरह पता है कि रेस्क्यू बजाते खुद एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन होता है, जिसमें उस हेलीकॉप्टर के अंदर वो साजो सामान भी होना चाहिए जो लोगों को बचा सके। हमारे पास ये जो हेलीकॉप्टर है, ये छोटा हेलीकॉप्टर है और ये सफर के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर जरा सा मौसम भी खराब हो तो उसमें वो सफर नहीं कर सकता। और उस दिन जिस तरह का सर रेस्क्यू के हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त भी किया गया था, हो गया था, लेकिन रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के पहुंचने से पहले वाकया रुनुमा हो चुका था। और हमारा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर है उसको एयर एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया गया। उस पर कोई हमारे वज़ीर आला साहब भी उस पर सफर नहीं करते। अच्छा, ये भी आपको बताएं कि सानिया सवात से मुतालिक कल एक और अहम इंकशाफ कमिश्नर मालाकान की तहकीकाती रिपोर्ट में हुआ है, और जिसमें बताया गया है कि सानिया सवात से पहले दरियाए सवात के पुश्ते मजबूत किए गए थे, जिससे दरियाए सवात का रुख तब्दील हुआ था। और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब सयाह दरिया में उतरे थे तब पानी की सतह बहुत कम थी, मगर बाद में सूरत हाल ऑब्वियसली बदल गई। ये तो खैर सारों का देखा हाल है। और वाकये के बाद दरियाए सवात पर कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और ड्रोन की खरीदारी सब। ये जब बातें होती हैं ना, ड्रोन की खरीदारी आगे नहीं बताएंगे, अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात। महबूब अली हैं हमारे साथ। महबूब अली, वी रियली वांट टू नो, वी आर रियली अपसेट। हम जब ये विजुअल देखते हैं, ज़ाहिर है दोबारा से वो गम ताज़ा हो जाता है। पर्टिकुलरली ये जो एक मुतासरा शख्स की गुफ्तगू कल से चल रही है, जिसके 2 बच्चे और एक भांजा इस सानहे की नज़र हो गए। मतलब दिल चीरने वाले अल्फाज हैं, इसकी बेबसी देखी नहीं जाती। सवात के लोगों के क्या तासुरात हैं इस वाक़े को लेके? वो भी इसमें इंतज़ामिया या हुकूमत को जिम्मेदार समझते हैं? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा। ये जो स्वात में दिलखराश वाक़या पेश आया है, बाकी मुल्क में तो इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे मुल्क में इस वक्त सोग है, लेकिन यकीनन अगर मैं स्वात की बात करूं तो शायद स्वात में सोग की फिजा कहीं ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि एक तो जब स्वात में सयाह आते हैं तो आमतौर पर यहाँ पर लोग सयाहों को मेहमान कहते हैं, मतलब वो उनको कस्टमर नहीं समझते। स्वात के लोगों का ये ख्याल है कि ये जो लॉस हुआ है तो इसमें स्वात जो है वो इस गम में इसलिए शरीक है कि वो ये कहते हैं कि हमारे मेहमान जो है वो लुक़्मा अजल बन गए हैं। असल बात यह है अब्दुल्ला के जब ये वाक़या पेश आया तो गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर मलाकन डिवीज़न आबिद खान वज़ीर ने एक रिपोर्ट भी जमा की है इंक्वायरी कमीशन को, जिसमें उनका ये कहना है कि ये जो दरिया था तो गुज़िश्ता दिनों इसका रुख जो है ये दूसरी तरफ मोड़ दिया गया था। लेकिन अब्दुल्ला सवाल ये है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट जिसका मैंडेट ये है कि वो हिफाजती पुश्ते तो तामीर करे, लेकिन ये पुश्ते उस वक्त तामीर करनी चाहिए जब दरिया का फ्लो कम होता है, यानी ये दिसंबर में, नवंबर में, जनवरी में, उन महीनों में इनको हिफाजत पुश्ते तामीर करनी चाहिए थी। लेकिन जाहिर बात है कि सबको पता है कि मई में, जून, जुलाई, अगस्त ये वो महीने होते हैं कि जब यहाँ पर बारिशें बहुत होती है, जब हीट वेव ज्यादा होता है तो फिर दरिया का फ्लो भी ज्यादा होता है। ऐसे मौके पर हिफाजत पुश्ते तामीर करना ये किसी की समझ में नहीं आती। सबसे पहले बात तो यह है कि इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा गफलत है, नंबर 1। दूसरी बात अब्दुल्ला यह है कि दरियाई स्वात में गुज़िश्ता 2 सालों से गैर कानूनी माइनिंग हो रही है।
और ये माइनिंग जो है ये ख्वाजाखेला से लेकर लंडाके के मुकाम तक ये पूरा दरिया जो है ये सूबाई हुकूमत ने सिर्फ 6 करोड़ रुपए के एवज फरोख्त किया है, जिसका नुकसान ये हुआ है कि दरिया के बीच में जगह जगह पर कुएं बन गए हैं, गड्ढे पड़ गए हैं, टेले बन गए हैं। अब अगर खुदा न खास्ता कोई दरिया स्वात में गिरता है तो खुद रेस्क्यू के लिए भी ऑपरेशन करना इसलिए भी मुश्किल होता है कि कोई बच्चा, कोई खातून, कोई मर्द अगर गिर जाए और वो उस गड्ढे में, उस कुएं में नीचे अगर वो दब जाए तो फिर उसको डूबना कहां पर मुमकिन होगा। बार बार यहाँ पर मकामी मीडिया की जानिब से भी कहा गया, लेकिन इंतजामिया की जानिब से ये जो क्रश माफिया है, ये जो रेत और बजरी माफिया है, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। दूसरी सबसे बड़ी कोताही ये थी। तीसरी अहम वजह ये थी अब्दुल्ला कि जिस तरह रिपोर्ट में कहा गया है कि जब रेस्क्यू को कॉल की गई तो रेस्क्यू का वो ऑफिस जो कि इस जगह से सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पे है, उनकी गाड़ियां 20 मिनट के ताखीर से पहुंची। अच्छा, जब वो लोग पहुंचे भी तो उनके पास कुछ भी नहीं था, यानी इनको ये बताया गया था कि दरिया के बीच में कुछ लोग स्ट्रैंडेड हो गए हैं। अब अगर कुछ लोग दरिया के अंदर स्ट्रैंडेड हो गए हैं तो आपके पास क्या है? आपके पास रस्सियां है, आपके पास कश्तियां है, आपके पास गोताखोर है, यानी आपके पास कुछ भी नहीं था। दोबारा अपने ऑफिस को फोन करते हैं और ये चीजें मंगवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब रस्सियां और दीगर अशिया पहुंचती है तो उस वक्त पानी का बहाव इतना ज्यादा हुआ था कि वो तमाम के तमाम जो 17 लोग वहां पर खड़े थे उस टेले पर, तो वो तमाम के तमाम बह गए थे। तो इसमें एक इदारे की गफलत जो है वो नहीं है। फिर यहाँ पर एक इदारा है जिसका काम यह है कि वो फ्लड वार्निंग जारी करता है। जिला इंतजामिया हर तहसील में, स्वात के 7 तहसीलें और हर तहसील में एक यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर बैठा होता है, यानी ख्वाजाखेला का असिस्टेंट कमिश्नर कहाँ पे था, मटा का असिस्टेंट कमिश्नर कहाँ था, स्वात का असिस्टेंट कमिश्नर कहाँ था। और यकीन करें कि जब हम खुद स्पॉट पर पहुंचे तो उस वक्त इंतजामिया का कोई फर्द मौजूद नहीं था, ये बाकी लोग जो थे ये आखिर में पहुंचे। यानी कोताही जो है वो किसी एक इदारे ने नहीं की है, ये हमारी बदकिस्मती है कि इस दौरान जो है ये कोताही। ये 3 किलोमीटर दूर जो रेस्क्यू 1112 का 1122 जो बेचारा बाप भी बार बार कह रहा था कि दर्जनों कॉल्स वो कर चुका था, नंबर नहीं मिल रहा था, नंबर मिला तो वो एक रस्सा लेके आ गए। इनके पास कोई सामान नहीं है किसी भी इमरजेंसी की सूरत में, आपको पता है, मतलब और खास तौर पे क्योंकि ज़लज़ला है, कुछ भी है। इसलिए भी महबूब अली हम ये बात कर रहे हैं कि आप भी यही बात कर रहे हैं और देखा भी यही जा रहा है कि वो अभी स्ट्रैंडेड है, वो अभी डूबना शुरू नहीं हुआ था, वो पानी के अंदर नहीं थे, वो उस टीले पे स्ट्रैंडेड थे। तो उनको निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था। चलें फाइन, अगर पानी में चले गए हैं और कोई गोताखोर, कोई डाइवर्स नहीं है उनके पास, वो बात की बात बनती है। अभी तो वो खड़े थे वहां। बिल्कुल हुमा, हैरानी की बात यह है कि रेस्क्यू के पास इस वक्त सिर्फ स्वात में 60 से ज्यादा एहलकार जो है वो उन्होंने भर्ती की है, और इनके रिकॉर्ड ये शो करता है कि इन 60 अफराद में 8 ऐसे अफराद हैं जो कि गोताखोर है। अब अगर आपके पास गोताखोर भी है, आपके पास लाइफ जैकेट भी है, तो आपने बरवक्त उनको क्यों नहीं भेजा? अच्छा, एक जराए ने हमें ये भी कंफर्म किया है कि जब ये पूछा गया कि आपने गोताखोर को क्यों नहीं भेजा ताकि वो उन लोगों को बचाने की कोशिश करे, तो बीच में ये बताया गया कि उनके पास एक गोताखोर ऐसा है कि जिनको दरिया या रिवर फोबिया है। तो इस पर हैरानी की बात की गई कि आपने कैसे गोताखोर को भर्ती किया है कि जिनको खुद रिवर फोबिया है। तो फिर उनसे जब ये क्वेश्चन किया गया कि फिर आपने ऐसे बंदे को भर्ती क्यों किया गया है, तो ये बताया गया कि उन पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर था। जो रेस्क्यू 112 के हेड थे, जब उनसे ये पूछा गया, यानी तो ये पॉलिटिकल प्रेशर वाली भर्ती है ना, फिर ये सियासी भर्ती हैं। फिर इसमें एक्चुअली कितने लोग प्रोफेशनल हैं या कितना एक्चुअली काम कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। दूसरा ये, क्या आपने देखा होगा महबूब, नहीं, अगर गोताखोर ऐसा ले लिया जिसको वाटर फोबिया है, मतलब उसको तो फिर हम क्यों इतना नाम दे रहे हैं। दूसरा तो इसमें तो हमें महबूब अली ये भी लग रहा है कि इन 60 लोगों में बहुत से ऐसे लोग भी भर्ती होते होंगे जो काम करते ही नहीं होंगे, जो वहां आते ही नहीं होंगे, या पॉलिटिकल भर्ती। हाँ, बेसिकली वही होगी। बिल्कुल अब्दुल्ला, हमें भी हैरानी है कि शायद 60 लोगों में हो सकता है कि 4-5 ऐसे बंदे हो जो कि मेरिट पर भर्ती हो गए हो, क्योंकि अगर ये लोग मेरिट पर होते तो कम से कम एक इंसान का जो कॉमन सेंस है वो ये काम तो जरूर करता है कि अगर दरिया के अंदर लोग स्टैंडर्ड हो गए तो आपके पास कौन सा सामान होना चाहिए। फिर आपके पास यानी रेस्क्यू 112 का इदारा है, उनके पास लाइफ जैकेट भी नहीं है, आपके पास गोताखोर भी नहीं है, आपके पास कश्तियां भी नहीं है, आपके पास वो जो एक रूप गन है वो भी नहीं है, आपके पास रस्सियां भी नहीं है। तो फिर ये रेस्क्यू का इदारा exactly, वो रोप गन जो स्लिंग शॉट की तरह इस्तेमाल होती है। और हम ये भी सराउंडिंग्स भी जानेंगे हुमा, कितना
अंदर का इलाका है या कितना मेन का इलाका है, ये जरा हमें सराउंडिंग समझाएं। हालांकि आपने अभी हमें बताया है कि इनका जो हेड ऑफिस है वो 3 किलोमीटर दूर है, जो विच इज रियली नथिंग। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा मतलब क्विक रिस्पांस का मतलब है कि बहुत ही क्विक रिस्पांस होना चाहिए। यहाँ रिस्पांस का ना होना ये इंडिकेट कर रहा है कि लोग ही अवेलेबल नहीं थे। अगर होते इसी काम के लिए, वो तो सामान तो खैर था ही नहीं, लेकिन इनके पास मैन पावर भी नहीं है। ये नजर आ रहा है कि ये पेपर वर्क में इन्होंने भर्ती किए हुए हैं लोग, बट दे आर नॉट एक्चुअली वहां काम करने के लिए कोई नहीं है। बिल्कुल हमें ऐसा ही लगता है। और देखिए, अगर हम पूरे स्वात की बात करें तो जाहिर बात है कि दरिया स्वात का आगाज तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये कलाम से होता है। फिर नीचे स्वात का जो आखिरी मकाम है वो लंडाके का मकाम बनता है। ये तो तकरीबन कोई 150 किलोमीटर तवील ये बेल्ट है। लेकिन अहम सवाल यह है कि जहां पर सयाह उतरते हैं, जहां पर सयाह दरिया के किनारे पर एंजॉय करते हैं, जहां पर होटल्स अवेलेबल है, तो शायद ये टोटल बेल्ट जो है ये 8 से 9 किलोमीटर भी नहीं होगा। यानी आपके जितने भी यहाँ पर इदारे हैं, चाहे वो पुलिस के इदारे हैं, चाहे वो इंतजामिया के इदारे हैं, चाहे वो सिविल डिफेंस है, चाहे वो इरिगेशन के डिपार्टमेंट है, आप अगर 8-9 किलोमीटर में भी लोगों को नहीं बचा सकते, आप अगर यहाँ पर भी स्पेशल पुलिस फोर्स को, आप यहाँ पर आपके पास जो सियाहत के हवाले से पुलिस है, आप उनको नहीं डिप्लॉय कर सकते, तो इससे बड़ी कोताही क्या होगी। दूसरी अहम बात यह है कि ये जो बाईपास रोड है, तो ये स्वात का जो मरकजी शहर है मिंगोरा, ये उसका हिस्सा है। और ये जो रेस्क्यू 2 का ऑफिस है, ये भी बिल्कुल मिंगोरा के साथ एडजेसेंट है। यानी बाईपास रोड जहां पे दरिया बहता है, खुदा ना खास्ता ये कोई बहरीन या कालाम या दूर का इलाका नहीं था कि जहां पे रेस्क्यू की गाड़ियां नहीं पहुंच सकती थी। यानी रेस्क्यू का ऑफिस जो है वो भी हेडक्वार्टर में है और ये वाकई भी हेडक्वार्टर में हुआ है। तो आप अगर यहाँ पर लोगों को नहीं बचा सकते, तो खुदा ना खास्ता अगर कहीं दूर आफ्तादा इलाके में ऐसे वाकयात एस्टैब्लिश करना चाहते हैं महबूब अली आपकी बात से कि ये मिंगोरा का ही हिस्सा है ये इलाका, और ये रेस्क्यू का हेडक्वार्टर भी यहीं पे वाक़ है, और ये वाक़या भी उसी हेडक्वार्टर में हुआ है। सो अगर यहाँ नहीं बचा पाए लोगों को, और तो जो लोग तो छोड़ ही देना। और जो लोग हमें देख रहे हैं उनको ये भी बताना चाहते हैं कि दुनिया में जब भर्तियां होती हैं ना, मतलब इस किस्म के ऑपरेशंस के लिए, कोई रेस्क्यू एहलकार हो, उनके जो गाड़ी चला रहे होते हैं ना ड्राइवर्स, उनमें भी कोई स्किल सेट होता है कि उनकी भी अगर जरूरत पड़ जाए, एक तो कितनी जल्दी वो उस जगह पे पहुंचते हैं, उसके बाद वो कितना असिस्ट कर सकते हैं, मतलब एक एक शख्स की यूटिलिटी होती है। यहाँ तो ये कह देना कि जो गोताखोर लिया हुआ है, जो डाइवर लिया हुआ है, वो पानी से डरता है, इज अ जोक। इट इज अ जोक। इसलिए बाकियों का क्या एक्सपेक्ट करना कि बाकियों का स्किल सेट क्या था। अच्छा, अब वैसे हम एक्सपेक्ट ये करेंगे ना कि तजावुजात के खिलाफ ठीक है ऑपरेशन हो गया, लेकिन रेस्क्यू का कोई सामान पहुंचा नहीं पहुंचा, कोई वो जो रस्सी पहुंचाने वाला वो जो शॉट होता है, क्या कहते हैं उसे, जो भी है वो एरो होता है, कोई लाइफ जैकेट्स, कोई कश्तियां, कुछ पहुंचा इन लोगों के पास। अब तो हम देखेंगे, अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जी अब तो ऐसा कोई स्टेट ऑफ द आर्ट मामला हो गया होगा, क्योंकि 1 हफ्ता बहुत होता है काम करने के लिए। अब्दुल्ला, ये भी मतलब बड़ी अफसोस की बात है कि तकरीबन आज से 2 रोज कबल जब यहाँ के एक सूबाई वजीर है डॉक्टर अमजद, उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमारे पास खबर ये है कि सूबाई हुकूमत ने मजमूई तौर पर 30 ड्रोन्स का ऑर्डर दिया है, जिनमें से 10 ड्रोन्स ऐसे हैं जो कि कम अज कम एक मौके पर 2 से 3 अफराद को अगर वो दरिया में स्टैंडर्ड कर जाए, वो वहां पे यानी दरिया के बीच में फंस जाए, तो उनको निकालने में मदद कर सकते हैं। साथ में उनका ये कहना था कि 20 हमने छोटे छोटे ड्रोन जो है वो भी हायर कर लिए हैं कि जिनकी मदद से हम सिर्फ लाइफ जैकेट जो है वो पहुंचा सकते हैं। लेकिन हुकूमत का काम तो बड़े आराम का काम होता है। अभी उन्होंने ऑर्डर किए है, अभी उनके लिए पैसे निकाले जाएंगे, फिर खरीदे जाएंगे, फिर ये जो जहां जहां पर ये हमारे दरिया है, मलाकन डिवीजन में, हजारा डिवीजन में, स्वात में, दीर में, चित्राल में, वहां पर पहुंचाए जाएंगे। तो शायद ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस होगा, जब तक शायद ये मानसून का सीजन और ये जो साल 2025 है ये शायद गुजर गया होगा, तो उसके बाद ये लोग खरीदेंगे, क्योंकि फिलहाल स्वात में कोई नई मशीनरी नहीं आई है, कोई नई इक्विपमेंट जो है उसकी कोई इतलात जो है ना आई है और ना हमारे साथ शेयर की गई है। बहुत शुक्रिया महबूब अली, नुमाइंदा जियो न्यूज़ सवात से हमें कर रहे थे। हम शॉक्ड हैं, मतलब हम उदास और हार्ट ब्रोकन तो थे ही थे, लेकिन वी आर शॉक्ड